हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे आपका प्यारे बच्चों, हमारे आपका 12th क्लास है और इसी 12th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, तो इसमें हम देख रहे थे राज्य, किसान और नगर, इन सारी व्यवस्थाओं को हम लोग पढ़ रहे थे। दो विषय को बात कर रहे थे हम, इन्हीं पर हम लोगों ने देखकर बात की। क्लियर है? देखिए, देख लिया था कल हमने एडी वगैरह को पढ़ने का, उसको समझने का, इन सब चीजों को देखने का प्रयास किया। कल मैंने अभिलेख आपको बताए। चलिए, देख लिया आपने, आगे बढ़े। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य। क्या पढ़ेंगे हम? प्रारंभिक राज्य, इनिशियल जो स्टेज राज्य थे वो कैसे बने, क्या कुछ था, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। आइए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ध्यान रखें। सबसे पहले आप देखते हैं 16 महाजनपद। आपने कभी नाम सुना है 16 महाजनपद का? इनके बारे में सही जानकारी हमको मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, दिगंतर निकाय से मिलती है हमको जानकारी। बहुत सारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के ऐसे ग्रंथ हैं जो वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने लिखे हैं, और उन्हीं के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये कुछ जानकारी हमको साझा मिलती है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व, मैं कल आपको ईसवी और जो आपका ईसा पूर्व है उनके बीच के अंतर को इस पर समझा चुका हूं। परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्य, नगरों, लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। बौद्ध जैन धर्म अध्याय 4 में आरंभिक कथनों में आप महाजनपद का नाम 16 राज्यों के रूप में उल्लेख मिलता है। कैसे मिलता है? 16 राज्य हैं और 16 महाजनपद के रूप में आपको देखने के लिए आपका मिलेगा। क्लियर है? ये हम देख रहे थे और कह रहे हैं यदि महाजनपदों के नाम की सूची इन्हीं ग्रंथों का एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे प्रमुख मिलते हैं, यह स्पष्ट है कि उस वक्त जनपद सबसे जनपद में महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद ही गिने जाते थे कि उस समय 16 महाजनपद। अब आप कह रहे हैं 16 महाजनपद का मतलब, देखिए अगर आप वैदिक काल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या था, एक आपका आपस में कबीला था, कबीला से जन बने, जन से आपके जनपद बने और जनपदों से महाजनपद बने। क्लियर है? कैसे बने? महाजनपद जो है आपके बने हैं। उन्हीं महाजनपदों की हम बात कर रहे हैं और ऐसे कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे जो बहुत बड़े अपने आप में साम्राज्य को इकट्ठा किए हुए थे। उसी में जैसे आप नाम सुनेंगे, आपने मगध का नाम सुना, घनानंद जिसका शासक था, मगध पे चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका शासन किया। कोसल का नाम सुना होगा, पांचाल का नाम सुना होगा, गांधार का नाम सुना होगा, अवंती का नाम सुना होगा, बज्जी का सुना होगा, विराटनगर का नाम सुना होगा, कोसल का नाम सुना होगा। ये सारे उस जमाने के बहुत प्रसिद्ध राज्य है। आप महाजनपद देखिए, उस जमाने में राज्य का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया राष्ट्र का, ये लोग महाजनपद थे। क्लियर है? कब की बात हो रही है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन पर आप अगर नजर रखेंगे तो चीजें बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होंगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है और 16 महाजनपदों की आपका चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ जाए। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का शासन समूह रूप करता था। कह रहे गण और संघ, देखिए अधिकांश राजाओं का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोग सामूहिक शासन करते थे, मिलजुल कर करते थे। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक हेड बना दिया, वो राजा हो गया। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध अध्याय 4 में आप इन गणों से संबंधित थे। कोई शाक्य गण का था, आपने पढ़ा होगा। क्लियर है?
शाक्यगण से कौन थे? भगवान बुद्ध थे, ठीक। और कोई क्या था? बज्जी संघ था। जैसे बज्जी संघ से कौन थे? जैन धर्म वाले। तो बज्जी संघ और जो मैंने आपको बताया, ठीक। इन बज्जी संघ के ही भांति कुछ अन्य भूमि रहित अनेक आर्थिक स्रोत पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण करते थे। यदि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों का आपको इतिहास पूरी तरह से लिखा नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल पहले तक बने रहे। बहुत सारा ऐसा जिनका एविडेंस और आपका लिखित स्रोत नहीं है, लेकिन उनका ऐसा है जो बहुत लंबे समय तक वो आपका इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे। प्रत्येक महाजनपद एक राजधानी होती थी और उसकी प्राय वहां किले में एक और घेरा जाता था। किले राजा की राजधानी के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। कैसी होती थी? भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृति में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य नियमों का एक निर्धारण किया जाता था। अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होगा। किससे होगा? शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होगा। शासकों का काम किसान, व्यापारी, शिल्पकार, कर, भेंट वसूला जाता था। ये सब उनका काम था। ये सारी चीजें करेंगे, ऐसा वसूला जाएगा, ऐसा होगा, ये सब उनके रूप में ही देखा जाता। ठीक। क्या वनवासी और चरवाहे भी कर देते थे? तो कुछ लिया जाता था। हाँ, वनवासी हो चाहे कोई जनजाति हो, टैक्स का रूप सब था। चाहे किसान हो, व्यापार वर्ग हो, शिल्पकार हो, मजदूर हो, हर व्यक्ति को टैक्स देना होता। लेकिन टैक्स के तरीके थे, कोई श्रम के रूप में देता था। वनवासी जो आपका वन उपज होती है उसको ला कर देता था, ठीक है। किसान कुछ जो अपनी फसल उगा रहा उसका पार्ट कुछ आपका दिया करता था। तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से अपनी सब चीजों को कंट्रीब्यूट उसमें किया करता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना था। कह रहे कि एक तरीका और था जो बिल्कुल सही उपाय था। वैध मतलब होता है राइट। वो क्या था? आप चलिए इकट्ठे होइए, किसी दूसरे राज्य पर हमला करिए, उसको लूट कर ले आइए, तो हम क्या मानेंगे कि हाँ भाई ये भी तरीका एक सही। तो एक टाइम था कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़े बड़े आपके समृद्ध राज्यों पर आपका शासन करते थे। क्लियर है? एक दूसरे से आपके लड़ते रहते थे। क्यों? जमीन बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। उनकी जमीन कब्जा लिया करते थे, महाराजा को मारकर उसका साम्राज्य अपने में मिला लिया करते थे, ताकि क्या हो सके? कर राजस्व का पैसा जो है वो बढ़ सके। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र आपका तैयार किया। अब लोगों ने अपनी परमानेंट सेना रख ली और नौकरशाही तंत्र है उसको तैयार किया। बाकी राज्य अभी भी सहायक सेना पर ही निर्भर थे। इनमें प्राय कृषक वर्ग से ही नियुक्त किए थे। आप देखते हैं बहुत बार क्या था कि उनकी अपनी परमानेंट सेना नहीं थी। जो लोग किसान थे उन लोगों को ही अपनी काम की जरूरत के लिए वो लोग आपका भर्ती कर लिया करते थे। ठीक, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली महाजनपद है मगध। कैसा है? मगध। और आप जानते हैं मगध के टक्कर का कोई नहीं था। 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी कि आधुनिक का बिहार, जो आधुनिक का बिहार है उस जमाने का मगध है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। मगध क्षेत्र में खेती की उपज खासकर अच्छी होती थी, यानी कि वहां पर जो उपज था अच्छी होती थी। अब आप मुझे खोज कर बताएंगे मगध का अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे, गंगा के अलावा कौन कौन सी नदियां वर्तमान बिहार और जो झारखंड वाला रीजन है वहां से गुजरती हैं? क्योंकि जो झारखंड है पहले वो उसमें लगता था, बिहार में अलग हो गया, लेकिन फिलहाल जो बात करते हैं वो बिहार की बात करते हैं। तो गंगा के अलावा कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो बिहार से होकर गुजरती हैं, ये आपको देखना है। दूसरे यहाँ की लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में थी। देखिए झारखंड की बात कर रहे हैं और यहाँ लोहे की खदानें थी, ठीक, और आसानी से उपलब्ध थी। इसके कारण उपकरण और हथियार बनते थे। इसलिए मगध के पास क्या थे? लकड़ी के ऊपर चढ़ने वाला आपका लोहे की पट्टी का पहिया, वहां की तलवारें, वहां के भाले, वहां के लोहे से बने हुए यंत्र और औजार और हल की पट्टी, जिसने जो खेत को जुताई भी की
और साथ में लड़ने के लिए तलवार के लिए लोहा भी बनाया। ठीक, जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे और सबसे बात है कि वजन ढोने के लिए इनके पास जंगल क्षेत्र में हाथी भी उपलब्ध थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे, काम भी करते थे और सेना के थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियां के आवागमन रास्ता सुलभ थे, यानी कि जो नदियां थी, जो आपकी गंगा है और गंगा के साथ जो कोसी है, वहां की जो सहायक नदी है और छोटी छोटी जो आपकी नदियां हैं, उनको पार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बड़ा ही सरल था। ठीक, इन शासकों की नीतियों ने बताते हैं कि लेखकों के अनुसार बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद्मनन जैसे प्रसिद्ध अत्यंत महत्वाकांक्षी क्या थे, महत्वाकांक्षी शासक थे और इन्हीं के मंत्री और यही सारी नीतियों को, ये सारी चीजों को आपका अपनी नीतियां लागू करवाते। देख लिया, तो ये था प्रारंभ का मगध। और ये आप बात कर रहे हैं आप बहुत सारे राज्यों की, जो हम 16 महाजनपद को पढ़ रहे हैं और 16 महाजनपद में हम बात कर रहे हैं मगध की। और ये रहा मगध। ये कहां है? मगध, वर्तमान का आधुनिक बिहार, ये मगध के हम लोग बात करें। तो 16 जनपद, सबसे पहले आरंभिक 6ठी शताब्दी। ठीक, क्या क्या प्रयोग था, कैसे कैसे था, पहले लोग गणों में रहते थे, समूह बनाकर रहते थे, इन सब की जानकारी हमको इसमें मिलती है। एक बार देख लीजिए, फिर आगे देख लिया कैसे सेना रखते थे वो लोग, कैसे अपनी चीजों को वसूलते थे, यानी कि 16 महाजनपद का बेसिकली सिस्टम क्या था ये समझाया है। और उसके बाद अब 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो राज्य मगध, उसको पढ़ना प्रारंभ किया। देखिए, चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं और मगध की चीजों को पढ़ा। प्रारंभ में राजगृह यानी कि आधुनिक बिहार का प्राकृतिक नाम राजगीर था। तो बिहार का पूर्ण नाम क्या था? मगध। राजगृह आधुनिक नाम जहांगीर का प्राकृतिक नाम था। प्राकृत नाम, प्राकृत मतलब जो भाषा है, प्राकृत भाषा, उसमें हम इसको राजगीर कहते थे। मगध की राजधानी थी, जो राजगीर थी वो राजधानी थी। रोमांचक बात यह है कि शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। राजगीर का मतलब क्या है? आपका राजाओं का घर है। पहाड़ियों के बीच बसा राज कहा एक किलेबंद शहर था, जो 4ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र की राजधानी को बनाया गया था। 4ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो वर्तमान की पटना है, पटना को ही पाटलिपुत्र कहते हैं, इसको राजधानी बनाया गया। इसे अब पटना कहा जाता है। गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण अवस्थिति। कैसे है? उस जमाने में ये महत्वपूर्ण अवस्थिति। आप देखिए कितना सुंदर किला है। आप कहेंगे सर तो कुछ नहीं, खाली पत्थर से दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। बेटा आज ये पत्थर ही बचे हैं, उस जमाने में कभी किला रहा होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आरंभिक साम्राज्य, तो साम्राज्य की कुछ पहचान थी। देखिए इसमें लिखा है अशोक, जबकि मैंने आपको बताया था अशोक, तो कंफ्यूज मत होना। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में मिले हैं। किस भाषा में मिले हैं? ये भाषा आप नोट कर लीजिए। जितने भी इसके अभिलेख हैं अधिकांश वो प्राकृत भाषा है। लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी हो सकती है। पश्चिम उत्तर, पश्चिम प्लस उत्तर से मिले अभिलेखों में आर्कमाइक और यूनानी भाषा भी है। जो आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा कैसी है? अरमाइक और यूनानी प्रकार की भाषा है। प्राकृति के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में भी लिखे गए हैं। पश्चिमी उत्तर यही वाला क्षेत्र है जो आपके खरोष्टी में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? खरोष्टी में लिखे गए हैं। अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग अधिकांश मिले अभिलेखों से किया जाता है। बहुत सारे अभिलेख हैं जिनसे हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य, एक आरंभिक साम्राज्य हम लोग पढ़ते हैं। मगध विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। विकास के साथ साथ क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। देखिए
मगध में शासक था घनानंद, और घनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को आपका शासक बनाया। किसने? चाणक्य ने, जिसको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, उसने शासक बनाया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक, 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान और बलूची तक फैला था, यानी कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला था। और इसका पुत्र अशोक, जो आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता था, यानी कि कलिंग यानी कि आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। पहले जो व्यापार होता था ना उत्तर पूर्व से, वो सारा व्यापार उड़ीसा के रास्ते होता था। जैसे ये आपका बुरनोई, ये सारा जो व्यापार था कंबोडिया वगैरह सब बाहर से होता था उस जमाने में। तो उसने क्या कर दिया, उस पूरे उड़ीसा को जीत लिया और बहुत बड़े महामार्ग के रूप में युद्ध किया। और तब से ही वहां जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम था कलिंग। तो उसने कलिंग की विजय प्राप्त की और उसको बड़ा एक अलग रूप में देखा गया कि बड़ा महान शासक के रूप में की। हो गया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। कैसा था मौर्य साम्राज्य, क्या उसका शासन चलता था, कैसे उसकी व्यवस्था थी, किन किन चीजों को लेकर वो आपका चला हुआ था। अच्छा, आप मुझे बताइए, कितने बच्चों ने पहले जो था 16 महाजनपदों के बारे में? चलिए खोज कर लाइए कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहां से मिलती है। जो आप पढ़ रहे हैं 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से मिली, चलिए ये आपको खोज के लाना है। और सारे के सारे जनपद मैं आपको कराऊंगा, जितने चैप्टर में है पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। और एक बार पढ़ लेंगे, यकीन मानिए फिर कभी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत